हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बेसिकली यार देख हर सेशन में मुझे बताना होता है आप लोगों को, ये बीए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ईयर में आप मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट को अर्थात कि कुछ यूनिवर्सिटियां इसको बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा रही है, कुछ सेकंड और कुछ थर्ड ईयर में। बाकी आप समझ जाना यार, सब कुछ समझदार है आप लोग, ठीक है ना। तो आपके जिस सिलेबस में भी हो, आप निश्चित रूप से अगर मनो से संबंधित अगर आपका टॉपिक है तो आप उसको इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आइए, तो आज के सेशन में दोस्तों हमारा एक विशेष सेशन होने जा रहा है। जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में ही पिछली वाली क्लास में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि मनु वाला जो सेशन स्टार्ट हुआ इसमें 3 लेक्चर आने वाले हैं, 1 बाय 1 करके 3 लेक्चर आएंगे। तो पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों बात की थी मनु के राजनीतिक विचारों पर, राज्य संबंधी विचारों पर, है ना, कि मनु के अनुसार राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, मनु के अनुसार जो है राजा कैसा होना चाहिए, वहां पर देवीय सिद्धांत क्या था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या था, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके थे। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज वाले सेशन में दोस्तों अर्थात यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक पर हम क्लास करते हुए आज हम बात करेंगे विशेष रूप से 3 सिद्धांतों की। और जो दोस्त इन तीनों सिद्धांतों में कंफ्यूज रहते हैं ना, वो कंफ्यूजन आज से हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। जो सप्तांग सिद्धांत है मात्र इसको आपको समझना है, बाकी के मंडल सिद्धांत और क्षणगुण नीति का सिद्धांत ये अपने आप याद रह जाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका जो मास्टर जो थ्योरी है ना, मास्टर थ्योरी वो सप्तांग सिद्धांत वाली है, ठीक है ना। सप्तांग जो थ्योरी है वो इन दोनों की मास्टर थ्योरी है। जो मंडल सिद्धांत और क्षणगुण नीति जो सिद्धांत जो है, ये दोनों इसी के भाग है, इसी के पार्ट है, क्लियर है। अब वो कैसे पार्ट है, इनको समझना कैसे है, सिद्धांत बेसिकली याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इस सेशन को कंप्लीट लास्ट तक अगर आप बात करते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि इन तीनों सिद्धांतों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, कंप्लीट समझ आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों कहानी देखिए यार, एक स्टोरी की तरह समझे, एक पढ़ने वाले बर्डन को लेकर के मत देखिएगा रे ना कि बस इसको कंप्लीट करना है, याद करना है, वो सब याद समझेंगे तो याद अपने आप पता चला जाएगा, आपको आवश्यकता नहीं पड़ती याद करने की। इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि मनु ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। मतलब ये मान लीजिए कि अगर हम भारतीय चिंतन की बात करें, भारतीय राजनीतिक चिंतन की अगर बात करें, तो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अगर कुछ ऐसे सिद्धांत या ऐसे विचार जो वर्तमान में भी प्रचलित है, अगर ऐसे विचार प्रस्तुत करने वाले अगर कोई दार्शनिक रहे हैं तो वो प्रथम दार्शनिक मनु ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मनु ही दोस्तों वो प्रथम दार्शनिक रहे हैं या प्रथम विचारक रहे हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट विचार दिए हैं, और उनमें से कई विचारों को हम वर्तमान में भी फॉलो करते हैं, वर्तमान में भी उनको लेकर चलते हैं। इसी कारण से इन्हें राजनीतिक जो विचारक है उनकी श्रेणी में रखा गया है और महान विचारक के रूप में इनको जाना जाता है, क्लियर है। तो इन्होंने दोस्तों एक राज्य कैसा होना चाहिए, उस राज्य की प्रकृति कैसी होगी, अन्य राज्यों के साथ संबंध कैसे होंगे, सारी बातों पर उन्होंने डिस्कस किया है। जैसे आज हम विदेश नीति को फॉलो करते हैं, किस लिए? अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, है ना। चाहे फिर वो राजनीतिक प्रभाव की बात करें, चाहे वो आर्थिक प्रभाव की बात करें, किसी भी प्रकार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर एक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। तो सोचिए उस विदेश नीति के बारे में मनु ने उस समय ही कह दिया था, उस समय पूरा विस्तार से समझा दिया था कि हर एक राज्य की एक विदेश नीति भी होना चाहिए, एक राजा में क्या गुण हो, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको राजा नियुक्त कैसे होगा, ये सारी बातें तो उन्होंने पहले ही समझा दी, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब आज हमें बात करनी है कि जो मनु ने राज्य के संबंध में जो सिद्धांत दिए हैं, तो वो सिद्धांत है क्या? कुछ भी नहीं है, ये समझिए भाई। राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप क्या होगा, राज्य की प्रकृति अब सबकी अलग अलग होती है ना। तो मनु ने कहा कि राज्य का स्वरूप देखकर या राज्य की उसकी प्रकृति, उसके आधार पर राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राज्य इन द सेंस राष्ट्र, है ना, याद रखिएगा देश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो, इसके लिए उन्होंने कुछ बातें कह दी, 7 लाइनों में बातें कही उन्होंने कहा कि एक राज्य ऐसा होगा जिसके 7 अंग होंगे। कितने अंग होंगे दोस्तों? 7 अंग होंगे। और ये 7 अंग बोलने के कारण ही इनके सिद्धांत को हमने क्या नाम दे दिया? सप्तांग सिद्धांत, है ना। इनके राज्य के 7 अंग होने के कारण इस सिद्धांत को हमने सप्तांग सिद्धांत का नाम दे दिया।
और ये 7 अंग ये आपको दिख रहे हैं, क्लियर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्रकोष, दंड, मित्र, ठीक है ना। तो ये 7 अंग, तो मनु के अनुसार प्रत्येक राज्य के 7 अंग होने चाहिए। इन 7 अंग, जब ये 7 अंग मिलेंगे तभी जाकर के कोई एक राष्ट्र बन पाएगा। क्लियर है। लेकिन इसी पीछे दोस्तों आपको एक बात और भी याद रखनी चाहिए, ये तो मनु के समय में मनु ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे भारत के लिए, लेकिन अब इसी समय में पश्चिम में कैसे विचार प्रचलित थे, राज्य को लेकर के कैसे विचार प्रचलित थे, ये तो पूर्व की बात हो गई, पूर्व मतलब भारत में, है ना। लेकिन पश्चिम में अर्थात कि यूरोपीय जगत में राज्य को लेकर के किस प्रकार के विचार थे, तो यूरोप में अर्थात कि पश्चिम जगत में या पश्चिम चिंतन में राज्य को लेकर के राज्य के 4 अंग माने गए थे। कब? वर्तमान में, आधुनिक समय में, याद रखिएगा, आधुनिक समय में पश्चिम में राज्य के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो भूमि होगी जमीन, एक उस भूमि पर रहने वाली जनसंख्या, उस जनसंख्या पर प्रशासन करने वाली सरकार, और जो सरकार है वो पूरी तरह स्वतंत्र, मतलब संप्रभु हो। तो ये 4 अंग राज्य के माने गए थे, लेकिन मनु ने राज्य के 7 अंग माने हैं, ठीक है ना। इन्हीं 7 अंगों को हमें इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, याद रखिएगा। बस एक नजर आपको इन 7 अंगों पर पूरे अच्छे से देखना है दोस्तों। इन 7 अंगों को एक कम से कम 8-10 बार पढ़ लीजिए, एक क्रम अनुसार। जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप एक, यार देखिए, अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लीजिए ना पढ़ने की, जिससे कि आपको ये याद रह जाए, है ना। पूरा सेशन कभी ट्रिक से याद नहीं करना, याद रखिए, कभी भी पूरे टॉपिक को ट्रिक से याद नहीं करना है। कुछ चीजें होती है जिनको याद करने, जैसे अब ये 7 आपको पॉइंट याद रखने हैं। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्रकोष, दंड, मित्र, यार है क्या उसमें? देखिए, स्वामी मतलब कौन है? तो एक राजा होता है, राजा की मदद करने के लिए कौन होगा? मंत्री होगा, बेसिकली होता है ना। भारत में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री, सारे मंत्रियों को लेकर के प्रधानमंत्री होता है, क्या है वो? अमात्य तो है, ठीक है ना। पुर, दिल्ली क्या है हमारी? पुर है, मतलब राजधानी है ना। और जो भूमि और जनसंख्या दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं। उसके बारे में कहा उन्होंने। कोष, कोष भाई सरकारी संपत्ति, ठीक है ना। दंड मतलब कि सैन्य बल। मित्र, सिंपल है, 7 पंथ ये आपको बस याद रखना है। इसके बाद में 7 को एक बार इजीली समझ लीजिए, एकदम आसान रूप से। राजा या स्वामी, मनु ने कहा है कि किसी भी राज्य तभी हो सकता है जब उस राज्य में राजा होगा। राजा अनिवार्य है किसी भी राज्य के लिए, और राजा को गुणी होना चाहिए, जनता के हित में कार्य करना चाहिए। और जब ऐसा राजा होगा जो जनता के हित में कार्य करेगा, तो जनता में अर्थात समाज में जो अराजकता व्याप्त है, उस अराजकता को एक राजा समाप्त कर सकता है। तो समाज में व्याप्त अराजकता को समाप्त करने के लिए एक अच्छे राजा का होना अति आवश्यक है। इसीलिए मनु ने अपने सिद्धांत में सर्वप्रथम स्वामी की बात की है, स्वामी अर्थात राजा की बात की है। क्लियर है। नेक्स्ट है अमात्य। अमात्य कौन होगा दोस्तों? अमात्य मतलब कि मंत्री, जिसे आज हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। राजा की सहायता करने के लिए मंत्री या मंत्रियों की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा बिना मंत्रियों के अपने संपूर्ण दायित्व नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि इतने सारे कार्य होते, बिना मंत्रियों की सहायता के वो अकेला राजा कार्य नहीं कर पाएगा, और राजा को अपने कार्य करने से पहले मंत्रियों की सलाह भी लेनी आवश्यक है। क्लियर है। अब ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक मंत्री रखे या एक से ज्यादा मंत्री रखे, कितने भी मंत्री हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी का, नेक्स्ट पॉइंट है पुर। पुर मतलब कि राजधानी, कैपिटल, ठीक है ना। अब कैपिटल क्या भाई? मनु ने एक बात और भी बोली है, एक बात तो यहां समझ लीजिए, पुर और दुर्ग। पुर और दुर्ग। पुर, जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो कौटिल्य ने पुर के स्थान पर दुर्ग का इस्तेमाल किया है, दुर्ग शब्द का इस्तेमाल किया। दुर्ग मतलब किले, पुर मतलब कि एक स्थान जिसे हमने राजधानी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है, और मनु ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। मनु ने भी कहा है कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये अलग नहीं है। क्लियर है। तो मनु का कहना है कि जो पूर्व मतलब कि जो राजधानी है, वो राजधानी एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से पूरे राज्य पर आसानी से प्रशासन किया जा सके,
है ना, जहां पर लोग अच्छे हो, मतलब आज्ञाकारी हो, नम्र लोग हो, और इसके अलावा जो आवश्यकता है वो आसानी से पूरी की जा सके। जैसे कि जल की आवश्यकता आसानी से पूरी की जा सके, वहां पर भरपूर लोग भी होना चाहिए, मनुष्यों का होना भी जरूरी है, पशु पक्षी पौधे, ये सारी चीजें मतलब पर्यावरणीय भी चीजें भी वहां पर होना चाहिए। और इन सबसे ज्यादा आवश्यक सुरक्षा का मामला आता है, तो शत्रुओं से सुरक्षा का स्थान होना चाहिए, मतलब वो स्थान जहां पर आप पुर बना रहे हैं, राजधानी बना रहे हैं, वो शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित हो। क्लियर है? तो राजधानी की रक्षा करने के लिए मनु ने 6 प्रकार के दुर्ग की बात की। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, पुर और दुर्ग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची अलग नहीं है ना। तो एक राजधानी मतलब पुर की सहायता करने के लिए, पुर की रक्षा करने के लिए दुर्ग आवश्यक है, किले आवश्यक है। तो किले भी मनु ने 7 प्रकार के किलों की बात की है कि 7 प्रकार के किले हो सकते हैं, दुर्ग हो सकते हैं। 7 प्रकार के दुर्ग में कौन कौन से दोस्तों, देखिए पहला दुर्ग तो एक ऐसा जिसको हमने बोले धनु दुर्ग। धनु दुर्ग मतलब कि जो मिट्टी से बना हुआ, कंक्रीट मिट्टी है ना, मिट्टी पत्थर से बना हुआ दुर्ग, ठीक है। इसके अलावा मही दुर्ग। मही दुर्ग मतलब जो पत्थरों से बना हुआ हो, जो पत्थरों से बना हुआ हो। एक होगा जल दुर्ग, जो नदी या पानी से घिरा हुआ हो चारों तरफ से, या वृक्ष दुर्ग जो पेड़ पौधों से घिरा हुआ हो, वृक्षों से घिरा हुआ हो। गिरि दुर्ग जो पवन श्रृंखलाओं से घिरा हुआ हो। आपने देखा होगा ना कि कहीं पश्चिमी हवाएं चलती है, कहीं दक्षिणी हवाएं आती है, तो ये पवने भी दुर्ग की रक्षा करती है, याद रखिएगा, है ना, दुर्ग की रक्षा करती है। तो इसीलिए गिरि दुर्ग का भी मनु ने वर्णन किया है, जो पवन श्रृंखलाओं से सुरक्षित हो। इसके अलावा जो राजधानी जल से सुरक्षित ना हो, वृक्ष से ना हो, गिरी से ना हो, मतलब कि पवन श्रृंखलाओं से ना हो, जहां पर इस प्रकार की प्राकृतिक सुविधाएं ना हो, वहां पर उचित सेना की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए सेना दुर्ग का भी इन्होंने वर्णन किया है। जहां प्राकृतिक अनुकूलता ना हो, वहां पर वो राजधानी या वो दुर्ग सेना से चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका राष्ट्र। चौथे अंग के रूप में मनु ने राष्ट्र की बात की है। राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? भूमि और जनसंख्या, है ना, पूरे भूमि, जो राज्य की पूरी भूमि और उस भूमि पर रहने वाली जनसंख्या। तो इसको मनु ने राष्ट्र, एक दोनों को मिलाकर के राष्ट्र का नाम दिया है। तो मनु का राष्ट्र का अर्थ गांवों के संगठन से है। मनु ने राष्ट्र किसको कहा है? गांवों के संगठन से कहा है। हालांकि गांवों के इन संगठन में या मनु के इस राष्ट्र में नगर भी होंगे, लेकिन नगरों की संख्या बहुत कम होगी, मतलब ना के बराबर होंगे। और इन सबके अलावा राष्ट्र को जो अपना पड़ोसी राष्ट्र है उससे संबंध अच्छे रखना चाहिए, मधुर संबंध रखना चाहिए। ये सारी बातें मनु ने राष्ट्र के अंतर्गत कही है। इसके अलावा 5वें नंबर पर कोष आता है। तो कोष आप स्वयं समझते हैं कि बिना कोष के किसी भी राष्ट्र का संचालन संभव नहीं है ना। इसलिए मनु ने अपने राजा को आदेश दिया है कि वो अपना कोष भरपूर रखे, मतलब पूर्ण रखे। कब कितने कोष की आवश्यकता पड़ जाए, कब कितने धन की आवश्यकता पड़ जाए, ये पूर्व निश्चित नहीं होता है। इसीलिए मनु ने जो है राजा को कर लेने की भी सलाह दी है, ठीक है ना। कर, जनता से कर वसूल करने की भी सलाह दी है, लेकिन अधिक कर वसूल करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई राजा जनता से अत्यधिक कर वसूल करता है तो जनता वहां उस राजा के विरोध में विद्रोह कर सकती है। इसलिए मनु कभी भी अत्यधिक कर के पक्ष में नहीं थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है दंड। दंड मतलब कि सेना की व्यवस्था करना, है ना। तो मनु ने जो है दोस्तों 6 प्रकार की सेना की बात की है कि हर एक राज्य में राजा के पास में 6 प्रकार की सेना होनी चाहिए राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बिना दंड के कुछ राज्य का संचालन संभव नहीं है। और उन्होंने 2 प्रकार के दंड की बात की थी। एक तो विधि के द्वारा जब वहां एक कानून बना करके किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता हो, और एक सेना के द्वारा दंडित करने की। सेना मतलब डायरेक्ट युद्ध करके दंडित किया जाएगा, वहां सेना दंडित करेगी उसको। और कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे जब राज्य में जो है राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा तो एक विधि के माध्यम से दंडित किया जाएगा। तो दोनों प्रकार के दंडों की यहां पर बात की थी मनु ने, है ना। तो सेना के माध्यम से करने, तो सेना को उन्होंने 6 प्रकार की सेना की बात की थी कि एक सेना में 6 अंग होने चाहिए। एक राजा के पास में 6 प्रकार की सेना होनी चाहिए। 6 प्रकार की एक सेना वो जो रथ पे सवार होकर चलती है,
एक वो जो हाथी पर सवार होकर चलती है, घोड़े पर, और एक समुद्र में लड़ने वाली सेना, मतलब कि जलीय सेना, जहाजी सेना भी इसको बोल सकते हैं, नौसेना को, ठीक है ना। एक पैदल वाली सेना और एक होती है भार वाहक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये विभिन्न सेनाओं के जो आवश्यक सामग्री होती है, जैसे खाने, या देखिए जब कोई युद्ध पर जाते हैं तो महीनों तक वापस नहीं आते, तो ऐसे में खाने पीना या आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका क्या होगा। तो इसके लिए एक सेना की एक टुकड़ी होती है, भार वाहक इसको बोला जाता है इस टुकड़ी को, और ये क्या करती है, सेना की जो आवश्यक सामग्री होती है इसको लाने ले जाने का काम यही करते हैं, है ना। तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा गया, मनु ने कहा है कि एक सही राज्य में, एक शक्तिशाली राज्य के लिए आवश्यक है कि उसके पास में दंड का अच्छा सा विधान हो। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें मित्र अथवा अंतरराज्य संबंध। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, मित्र अथवा अंतरराज्य संबंध। इसके अंतर्गत मनु ने अंतरराष्ट्रीय नीति को समझाने का प्रयास किया है, विदेश नीति को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों, बिजिगिशु राज्य का नाम यहां पर लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि एक जो बिजिगिशु राज्य होगा, इसका मैं अर्थ समझाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो जो एक, या ऐसे मान लीजिए शक्तिशाली राज्य या एक अच्छा राज्य, एक राज्य को किस तरह का कैसा व्यवहार करना चाहिए, अन्य राज्यों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात को यहां पर समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई राज्य है तो उससे मित्रता करना बहुत आवश्यक। जैसे यहां पर शब्द में लिखा गया ना कि मित्र अथवा अंतरराज्य संबंध, तो भाई मित्र भी राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। मित्र राज्य होना, एक राज्य के मित्र राज्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपरीत समय में, विपरीत परिस्थितियों में मित्र राज्य ही काम आता है। तो एक राज्य की सुदृढ़ता अंतर राज्य संबंधों पर निर्भर करती है, ऐसा मनु का कहना है। मनु का स्पष्ट मानना था कि एक राज्य कितना सुदृढ़ है आंतरिक रूप से भी, ये किस पर निर्भर करता है, उसके संबंधों पर, उसके अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है उस पर निर्भर करता है। अगर उसके अत्यधिक मित्र राष्ट्र है तो वो और अधिक सुदृढ़ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मनु ने कहा है कि राजा को दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वहां पर दूत भेजने चाहिए, और उन दूतों से समाचार प्राप्त करने के लिए राजा को चर भी नियुक्त करने चाहिए। चर मतलब कि वो व्यक्ति जो दूत से मिलकर उससे समाचार लेकर के राजा के पास आ सके, उसको चर कहा है यहां पर। तो चर नियुक्त किए जाने चाहिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार से दोस्तों विभिन्न देशों के साथ में एक राजा को एक अच्छे राज्य के विकास करने के लिए, अपने राज्य की जनता का विकास करने के लिए किस प्रकार के व्यवहार उसे अन्य देशों से करना चाहिए, वो सारी बातें इन्होंने कहने का प्रयास किया है। और इसी को लेकर के, अर्थात कि एक राष्ट्र का पर राष्ट्र के साथ में किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे बातचीत, मतलब कि किस प्रकार का संबंध बनाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक राजा को हमेशा विदेश नीति के अंतर्गत दो सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत, एक मंडल सिद्धांत और दूसरा षणगुण नीति का सिद्धांत। जहां आवश्यक हो मंडल सिद्धांत का इस्तेमाल कीजिए, जहां आवश्यक हो षणगुण नीति का सिद्धांत का इस्तेमाल कीजिए। तो यहां से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि मंडल सिद्धांत और षणगुण नीति का सिद्धांत अलग नहीं है, बल्कि सप्तांग सिद्धांत के ही पार्ट है। सप्तांग सिद्धांत का जो 7वां अंग है, मित्र और अंतरराज्य संबंध वाला जो 7वां अंग है, उस 7वें अंग को शक्तिशाली बनाने के लिए दो अन्य सिद्धांत दिए हैं मनु ने, मंडल सिद्धांत और षणगुण नीति का सिद्धांत। तो आइए दोनों को भी अच्छे से समझ लेते हैं। मंडल सिद्धांत क्या है दोस्तों? मंडल सिद्धांत में उन्होंने एक राज्य की बात की है, राज्य की बात की, कहा है कि ये जो मंडल सिद्धांत है ये बिजिगिशु राज्य का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? बिजिगिशु राज्य का सिद्धांत है। बिजिगिशु राज्य का मतलब क्या हुआ, याद रखिएगा, एक ऐसा राज्य जो बुद्धि उत्साह गुण और स्वभाव, किस किस से? बुद्धि उत्साह गुण और स्वभाव से परिपूर्ण हो। बुद्धि उत्साह गुण स्वभाव से परिपूर्ण हो, जो अन्य राष्ट्रों पर अपनी सीमा विस्तार करने की आकांक्षा रखता हो। क्लियर है? एक ऐसा राष्ट्र जो हमेशा जीतने के सपने देखता हो, जो हमेशा अपनी सीमा के विस्तार के सपने देखता हो, ऐसे राज्य को बिजिगिशु राज्य कहा गया, मतलब एक शक्तिशाली राष्ट्र।
एक सक्षम राष्ट्र को बिजिगीसु राज्य कहा है। उन्होंने 4 प्रकार के राज्यों की बात की है। इस मंडल सिद्धांत में 4 प्रकार के राज्यों की बात की है और चारों में से किसके साथ कैसे संबंध रखने चाहिए ये बताने का प्रयास किया। यहां पर 4 राज्यों की बात की है। इनमें से प्रथम राज्य हो जाएगा आपका रेक राज्य, जिसको बिजिगीसु राज्य कहा गया है। दूसरा मित्र राज्य, अरि राज्य और मध्यम राज्य, 4 राज्यों की बात की है। बिजिगीसु राज्य वह होगा जो पूरी तरह से दृढ़ होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में बुद्धि है, उत्साह है, गुण है और स्वभाव से वो दृढ़ है। क्लियर है? ऐसा राज्य अपनी सेना के आधार पर पड़ोसी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है। क्लियर है? ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका मित्र राज्य। मित्र राज्य मतलब कि जो आपका मित्र राष्ट्र है, जिससे आपके संबंध मित्रता पूर्वक है, तो ऐसे राष्ट्र के साथ में राजा को अच्छे व्यवहार करने चाहिए, मधुर व्यवहार रखने चाहिए, उन अच्छे व्यवहारों का डेवलप करना चाहिए ताकि वो हमेशा आपका मित्र बना रहे। क्लियर है? अरि राज्य मतलब कि शत्रु राज्य। अरि राज्य मतलब शत्रु राज्य। शत्रु राज्य के साथ में राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, उस शत्रु राज्य को किस प्रकार से उसको दबाकर रखना चाहिए, कैसे उसको अपने अधीन करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने मंडल सिद्धांत में कहने का प्रयास किया है। तो अरि राज्य मतलब शत्रु राज्य की ओर इशारा करता है। मध्यम राज्य दोस्तों वो होगा जब एक राज्य दूसरे राज्य दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो उन दोनों देशों में, दोनों राज्यों में किसी की भी तरफ से यह मध्यम राज्य हिस्सा ले सकता है या किसी का भी विरोध करने की क्षमता रखता है। ऐसे राज्य को हम मध्यम राज्य बोलते हैं। इसी के साथ में एक नाम और आता है उदासीन, है ना, उदासीन राज्य। तो उदासीन राज्य वो होगा जो 2 देशों में जब कभी युद्ध चल रहा हो तो वो उनको युद्ध चल रहा है, ना दोनों में से किसी की भी ना किसी का विरोध करे और ना किसी का सहयोग करे, पूरी तरह से उदासीन बना रहे। एक ऐसा राष्ट्र, है ना, भाई आप दोनों लड़ रहे हो ना, लड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा राष्ट्र जो होता है वो उदासीन होता है। तो 4 राष्ट्रों की उन्होंने बात की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि एक अच्छे राजा का गुण होता है कि चारों राष्ट्रों से उनकी प्रकृति के अनुसार उनसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। लेकिन एक विशेष रूप से जो अरि राज्य है, अरि राज्य मतलब जो आपका शत्रु राज्य है, उस शत्रु राज्य से आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके लिए उन्होंने कहा है कि षणगुण नीति को, सिद्धांत को अपना लीजिए। अगर आपको अरि राज्य के साथ में अर्थात शत्रु राज्य के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके साथ आप षणगुण नीति के अनुसार व्यवहार करेंगे। षणगुण नीति का सिंपल सा कहना है कि शत्रु राज्य को जीतने के लिए, शत्रु राज्य को अपने बस में करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों में से किसी को भी या चारों का इस्तेमाल भी करना पड़े आप कीजिए। क्लियर है? साम दाम दंड भेद किसी का भी उपयोग कीजिए, बस आपको हर हाल में उसे अपने कब्जे में करना है। और ये साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना ही षणगुण नीति कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस संबंध में राजा के संधि, विग्रह, दान, आसन, द्वेदी भाव या संशय, ये जो लक्षण होते हैं राजा के, इनका लक्षणों का सहारा लेना चाहिए राजा को। और यही षणगुण नीति है। प्रत्येक राजा को समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी नीति का पालन करना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार, राज्य के प्रकृति के अनुसार भी। याद रखिएगा किस राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये राजा में पहले से इतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो षणगुण नीति किसके लिए अपनाई जाएगी दोस्तों, किसके लिए अपनाई जाएगी, ये किसके लिए, ये अपनाएगी अरि राज्यों के लिए। अरि मतलब कि शत्रु राज्यों के लिए, शत्रु राज्यों के साथ व्यवहार करते समय। आई होप ये पूरा मैटर यहां तक का क्लियर हो चुका होगा। तो तीनों सिद्धांत, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको सप्तांग सिद्धांत, उसके अलावा मंडल या षणगुण नीति का सिद्धांत याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन दोस्तों हमारा होगा मनु की न्याय व्यवस्था, और इस न्याय व्यवस्था के साथ ही मनु वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम कौटिल्य पर क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मुझे थोड़ा सा बताते रहिएगा इसका एग्जाम कब तक चल रहा, अभी होने वाला है आप लोगों का, सेकेंड ईयर वालों का, तो उसके अनुसार मैं सेशन को थोड़ा सा और स्पीड, थोड़ी गति दे दूंगा। या सेकेंड ईयर में कोई और क्लासेस अभी आपको पढ़नी है, स्टार्ट करनी चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। कंटिन्यू पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क रूप से वहां सभी सेशनों को आपको अपलोड कर दिया जाता है, जहां पर आप नोट्स के साथ में आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब आपकी आवाज आसानी से हम तक पहुंच जाती है। इस ग्रुप के माध्यम से आसानी से आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं या जो भी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो आसानी से ग्रुप के माध्यम से जो है पहुंच सकते हैं, अपनी पहुंच हम तक बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच।